स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडी इज हैप्पीनेस पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2026 एंड 27 जो ये सेशन है, इसके लिए क्लास 10 के सारे चैप्टर का पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने का। अगर एक वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो 2 वीडियो भी बना सकते हैं हम लोग। और जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो उस चैप्टर के रिगार्डिंग जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज से हम लोग ये न्यू सेशन के लिए क्लास शुरू कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है उसी से स्टार्ट करते हैं। और ये आपका सिलेबस है, इसमें बस ये जो है ये पुराना है, ये सिलेबस आर एस अग्रवाल से उठाए हैं, इसलिए ये पुराना का है, तो ये अब सिलेबस में आपका नहीं है ये वाला पार्ट। बाकी का जो सारा है ये सब आपके सिलेबस में है, तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है आपको क्या समझना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ये बहुत अच्छे से समझना है और इसका स्टेटमेंट भी देखना है। तो देखिए, पहला थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ये क्या होता है, इसे हम समझा देते हैं आपको, यहाँ पे क्या होता है नहीं होता है आप एक बार में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, आप सब लोगों को पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए, जैसे हम लोग प्राइम नंबर के लिए पढ़े थे, प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर के लिए पढ़े थे, एक ऐसा नंबर लीजिए 5 और 5 का फैक्टर बताइए। फैक्टर आप लोग जानते हैं, ऐसा नंबर जो 5 को क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइजर। या आप ऐसे समझिए, ऐसे नंबर बताइए जिसके टेबल में 5 आता है। जिस भी तरीका से बनाइए, ऑफिशियल यही होगा कि आप ये समझे ऑल द डिवाइजर ऑफ 5 इज कॉल्ड द फैक्टर। तो आप क्या बोलेंगे, एक 1 है जिसके टेबल में 5 आता है और एक 5 है 5 के टेबल में 5 आता है। तो यहाँ से देखिए, ये जो 5 है इसका कितना फैक्टर आया हमारे पास, तो आप बोलेंगे 2 फैक्टर आया, एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, और पहला 1 है और दूसरा वो नंबर खुद है ना। इस तरह के केस में इस 5 को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। ओके, तो कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, तो चलिए एक नंबर लेते हैं हम आपके सामने, लेट्स से दिस इज 4 एंड नाउ आप फैक्टर बताइए आप हमको। ओके, फैक्टर 4 का फैक्टर क्या क्या है, तो 4 को डिवाइड करने वाला नंबर बताइए। तो 1 जो है 4 को डिवाइड करेगा, 2 करेगा एंड 4 करेगा। अब इसका जो फैक्टर है देखिए, 2 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन 2 हो गया। सो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मतलब नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से आप ये टर्म जो था कंपोजिट नंबर, इसको क्लियर कर लिया। इसे क्यों समझाया, क्योंकि जब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाएंगे तो यह स्टार्ट ही होता है कंपोजिट नंबर से, इसलिए मैंने आपको पहले कंपोजिट नंबर को क्लियर कर लिया। तो जब आपका कंपोजिट नंबर क्लियर हो जाता है, तो अब जो है आप इस स्टेटमेंट को देखिए और इस बार स्टेटमेंट को समझने का कोशिश कीजिए क्या बोला जा रहा है। देखिए, बोला क्या गया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली। अब ये यूनिकली क्या होता है अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब यहाँ पे हम नंबर लेंगे तो आपको समझाएंगे। एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब देखिए यहाँ प्राइम भी शुरू हो गया है, इसलिए आपको प्राइम भी समझा दिया। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे आर, इन विच दिस प्राइम फैक्टर आर अकर्स। देखिए ये आपको समझ में नहीं आएगा, पहले मैं आपको एक नंबर, इसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारा नंबर है ना, ये 105 है, इसी को यहाँ पे उठा के लेके आते हैं हम लोग। देखिए 105 है, तो जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब क्या 3 से 7 टाइम में डिवाइड कीजिए, तो देखिए यहीं पे ये जो तीनों है, ये 105, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 7। अब कोई बच्चा मान लीजिए इसको ऐसे लिख ले, 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये दोनों अलग थोड़ी है, ये और ये जो है अलग थोड़ी है, सेम है। मतलब ये दोनों का दोनों यूनिक होता है। तो ये जो आप वर्ड पढ़े थे यहाँ पे यूनिकली, इसका मतलब ये होता है, आप किसी को, किसी भी फैक्टर को कहीं भी लिखे वो रहेगा सेम, उसमें जितने भी फैक्टर प्राइम फैक्टर है वो सब सेम रहेगा। तो ये पहला बात समझ में आता है। अब देखिए ये लिखा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये आपको समझ में आया। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्यों लिखा है, देखिए आपने जब 105 को इस तरह से देखा, तो यहाँ पे जो आपका ये 5 आया, ये 5 क्या है, ये भी प्राइम है, 3 ये भी प्राइम है, और 7 ये भी प्राइम है। तो देखिए, तो 105 जो है इसको लिख सकते हैं प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अच्छा, एक्सेप्ट द ऑर्डर, इस बात को भी समझते हैं, ऑर्डर का क्या मतलब है। देखिए, क्या इसी को फिर से इस तरह से लिखा जा सकता था, 7 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, सब में इन सब का ऑर्डर अलग अलग है लिखने का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन है सब यूनिक ही, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही आपको बताना चाह रहा है कि ऑर्डर आप किसी भी तरह से लिखे, उसमें जो प्राइम नंबर जो है वो यूनिक ही रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक दो एग्जांपल और लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाने का कोशिश करते हैं।
ये स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है और आपको इसमें क्या सीखना है। अभी इतना ही नहीं है, देखिए इसमें और भी है, इसको और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ से कुछ निकलेगा और भी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मान लीजिए 8 है, कोई बच्चा इसे लिख सकता है। मान लीजिए 8 तो ऐसा नंबर हो गया जिसमें कि सब सेम नंबर आ जाएगा, तो एक काम करते हैं 8 नहीं लिखिए, 40 ही ले लेते हैं चलिए। तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 20 लिख सकते हैं। अगेन 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। अगेन इसे देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ से ये 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये जो है ये यूनिक ही रहेगा, समझ में आ रहा है। आप इसमें ऑर्डर को कैसे भी लिखिए, 5 लिखिए, 2 लिखिए, 2 लिखिए और 2, ये आप ऑर्डर को चेंज करते रहिए, बट इसमें जो भी नंबर है ना वो तो यूनिक ही है, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जितना प्राइम है वही सारा प्राइम रहेगा। अच्छा, तो ये जो नंबर है 40, इसके अगर ऑर्डर को आप देखेंगे तो ऑर्डर अलग अलग टाइप का हो सकता है, बट सब यूनिक होता है, ये आपको समझ में आया। यहाँ पे एक वर्ड है जो मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ये बात आपको समझ में आया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपके साथ कुछ और ऐड करना चाहूंगा, ताकि यहाँ पे दिया है ठीक से अगर देखा जाए फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को, तो उसमें ना यहाँ जो लिखा जाता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, हाँ, इसमें ऐसे ना लिख के ये लिखना अच्छा होता है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम लिखना सबसे अच्छा होता है। क्यों, क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, इसमें सिर्फ प्राइम तो है बट किसी में पावर नहीं है, बट यहाँ देखिए तो ये तो प्राइम है, और प्राइम के साथ साथ देखिएगा इसके ऊपर पावर भी है ना। सो इसलिए सबसे अच्छा होता है इस तरह से लिखना कि एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम, ये सारे केसेस को क्या कर देता है, इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिए आपके पास बहुत सारा प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। जब इसका आप फैक्टराइजेशन किए तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आया कि नहीं, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम, 69 को करेंगे वही आएगा, 105 को करेंगे वही। मतलब दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर लेके आएंगे, जब उसका फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो वो हमेशा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में ही आएगा, और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में रहेगा, कभी कभी आपको उसमें क्या देखने को मिल जाएगा, प्राइम नंबर जो होता है उसके ऊपर पावर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे एक नंबर है यहाँ पे 32760, ये समझाने के लिए देखिए बेस्ट एग्जांपल है। जब इसका फैक्टराइजेशन किया गया इस तरह से, ठीक है, तो फाइनली ये सारा हमारा क्या आया, फैक्टर आया, ये सब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह से। तो देखिए ये यहाँ पे लिखा है, जब आप इसे अरेंज कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है इसमें, 3 टाइम्स है, तो देखिए 2 टू द पावर 3 लिखा। 3 को देखेंगे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 5 और 7 देख लीजिए 1 टाइम है, 13 1 टाइम। तो ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये सब का सब क्या है, प्राइम नंबर है, बस यहाँ पे प्राइम का पावर आ गया है, इसीलिए इस तरह से बताना सबसे अच्छा होता है। क्लियर? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि आप दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए, जब आप उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमेशा उसका जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम में ही आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये पहला टॉपिक क्लियर होता है। अब आइए कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसी के बेस पे इस तरह से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है पहला वाला, ये आपसे पूछा गया है, इसको क्या प्रूव करना है आपको, ये जो है ये कंपोजिट नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो आप यहाँ देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो कॉमन देखिए तो क्या है, दोनों में अगर देखेंगे 13 कॉमन है, ओके। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 इंटू 11 प्लस, यहाँ तो कुछ नहीं था तो इंटू 1 समझ सकते हैं, तो यहाँ 1 बचे। तो देखिए यहाँ से ये 13 आया, इसको सॉल्व करेंगे, ये 55 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। जो भी है इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं करेंगे, देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 13 इंटू 56। अब बताइए तो ये जो भी नंबर रहा होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कितना फैक्टर है आपके पास, ये फैक्टर नंबर 1, ओके, ये फैक्टर नंबर 2 और ये फैक्टर नंबर 3, तो 3 फैक्टर आ गया। जब भी किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें 3 से ज्यादा फैक्टर आ जाता है तो ये कैसा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ओके। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं और सेम इसी क्वेश्चन को भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो ये आप बना लीजिएगा, बस आप उसे दिखा दीजिएगा कि इसके पास जो है इसको फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका जरूरत नहीं है। हमें बस इतना दिखा देना है कि ये जो भी एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन था उसमें 3 से ज्यादा फैक्टर है, इसीलिए ये जो है प्राइम नंबर तो नहीं होगा, तो कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कभी 4 टू द पावर n रहता है, तो कभी इस तरह से रहता है 6 टू द पावर n रहता है, यही सब क्वेश्चन को देख पूछा जाता है। इसे कैसे बनाएंगे,
पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, अगर मान लीजिए कहीं 2 है और 5 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है? मतलब अगर आपको यूनिट डिजिट पे, इसे यूनिट डिजिट बोलते हैं पहला वाला, ठीक है? अगर यूनिट डिजिट पे आपको 0 चाहिए, तो 0 लाने के लिए उसका जो फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन जो है, इसमें एटलीस्ट एक 2 और एक 5 का होना कंपल्सरी है। ये बात समझ में आया? एक 2 और एक 5 होना कंपल्सरी है। तो अब जो है हम लोग 4 का फैक्टराइजेशन देखते हैं और देखते हैं कि उसमें ये दोनों है कि नहीं है। होगा तो बोलेंगे यस, वहाँ पे यूनिट डिजिट जो है 0 हो सकता है, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो देखिए 4 टू द पावर n है, ठीक है, रहने दीजिए। और n बोला है कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब क्या? 1 2 3 ऐसे करते-करते इनफाइनाइट तक। चलिए, तो 4 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो क्या आया? 2 into 2 आया n। अब आप देखिए इसका जो फैक्टराइजेशन है, इसमें आपके पास क्या है? 2 और 2 ही है, इसमें 5 है ही नहीं। और आपको पता है 0 लाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें 2 और 5 दोनों होना ज़रूरी है। तो यहाँ तो आपको कभी भी 0 मिलने वाला है ही नहीं। तो इसका यूनिट डिजिट n का पावर आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए, n का मतलब n के जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर यूज़ कर लीजिए, आपको कभी 0 मिलने वाला है ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको? चलिए मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये 2 into 2 4 आएगा, 4 टू द पावर n। n का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 1 रखिएगा 4, 2 रखिएगा 16, ये कभी आपको 0 आने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं आएगा? इतना आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि ये जो 4 है, 4 का जब फैक्टराइजेशन किए तो पता चल गया इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इसमें 0 कभी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपको लिखना इस तरह से एग्जाम में अगर पूछा जाता है, पूछा क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 मार्क्स में आ जाते हैं। आपको बताना क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n does not include as a factor 2 and 5 both, so it will not end with the 0 as a unit digit। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से आप 1-2 लाइन स्टेटमेंट लिख दीजिएगा तो यहाँ से आपको ये मार्क्स मिल जाएगा। अब आइए थोड़ा एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, ये वाला। तो ये जो है इसे हम लोग समझ लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा-सा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए 2 नंबर ले लीजिए, 4 और 8 ले लेते हैं, ठीक है? फिर से मैं आपको बेसिक मेथड से ही बताने वाला हूँ, जो मैं हर बार बच्चों को समझाता हूँ। इस बार भी मैं कोशिश करूँगा वही मेथड यूज़ करूँ ताकि आपको समझ में आए। इन दोनों नंबर का ना नीचे यहाँ आपको मल्टीपल बताना है, ये मल्टीपल को ऊपर रखिए, मल्टीपल को ऊपर रखिए और फैक्टर को इधर रखिए। तो यहाँ से बताओ तो 4 का फैक्टर क्या-क्या होगा? 1 2 4, फैक्टर मीन्स जिसके टेबल में 4 आता है। 8 का क्या होगा? 1 2 4 8। डन। मल्टीपल बताइए 4 का कितना मल्टीपल होगा? इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकता है, आप तो जानते ही हैं 4 8 12 16, ये सबसे हम लोग को लेना है। 8 का देखेंगे 8 16 24, आगे इनफाइनाइट चलते जाएगा। हम लोगों को ना आगे जाने का जरूरत नहीं है, हम लोग को यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कॉमन फैक्टर का बात कीजिएगा तो कॉमन फैक्टर तो एक 1 है ही, समझ में आया? 1 कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 4 भी कॉमन फैक्टर है। तो इसमें से आप बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात करेंगे तो ये क्या है? 4 है। तो ये होता है हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए ऊपर आ जाइए। एलसीएम के लिए आप ये समझिए कि इन दोनों में मल्टीपल जो है उसमें कॉमन मल्टीपल कौन-कौन सा है? तो आप बोलेंगे एक 8 है, दूसरा क्या है? 16 है। इसमें बहुत सारा आएगा, तो अगला 24 आएगा, बहुत सारा कॉमन मल्टीपल आएगा। लेकिन इसमें से सबसे लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? तो आप बोलेंगे कितना है? 8 है। तो ये होता है हमारा एलसीएम। मुझे उम्मीद है आपको एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसको आपको यहीं पे समझाता हूँ कि ये जो फ़ॉर्मूला है इसको आप चाहे तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। थोड़ा लॉजिकल आइडिया लगाएँगे और इसे हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, एक 4 है और एक 8 है, ठीक है? इन दोनों का एचसीएफ जब निकाले आप, कितना आया? 4। एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना आया? 8 आया। तो एक काम करते हैं ना, देखिए इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं। 4 इंटू 8 लिखिए। 4 क्या है? एचसीएफ है। एचसीएफ ऑफ किसका? 4, 8। और 8 क्या है? 8 है एलसीएम ऑफ 4, 8। तो यहाँ से देखिए ये जो 2 नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। जो 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है उन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम जो भी आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो आएगा वो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है? तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये सब आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, इसीलिए मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको ऑलरेडी ले लिया हूँ। और रहेगा बात जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। आप लोग इस तरह से बनाते थे ना, ये नंबर को यूज करके 612 है तो इस तरह से 2 से डिवाइड करते थे, याद आ रहा है आपको? और ये कितना हो जाएगा? ये 12 तो 6 टाइम में हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, ये 3, इस तरह से यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन किया हुआ है और ये आपको आता भी है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। तो देखिए ये सब आपका क्या आ गया? ये सब आ गया आपका फैक्टर ना, ये सब आ गया फैक्टर। यहाँ देखेंगे तो ये सब आ गया आपका फैक्टर।
ये सारा, तो इसको इस तरह से लिख लीजिए। अब बात रहा एलसीएम और एचसीएफ लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, इन दोनों फैक्टर को आप नोटिस कीजिएगा, तो मुझे ये बताइए, जब आपको एचसीएफ पूछे ना, सबसे पहले आप इसको पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 612 जो है, इसमें 2 था 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर लिखा गया, 3 2 टाइम्स था 3 का स्क्वायर और 70। अगेन इसको भी इस तरह से लिख लीजिए। तो मुझे ये बताइए, जब एचसीएफ लिखेंगे ना, तो आप क्या कीजिए ना, ये जो दोनों है आपके पास, ये दोनों, इसमें से ना कॉमन फैक्टर निकालिए, सिर्फ कॉमन। ओके, तो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या क्या है यहाँ पे, तो कॉमन फैक्टर है 2 और कॉमन फैक्टर क्या है 3 है। ये बात आपको समझ में आए। और देखिए दोनों के ऊपर पावर भी है ना, तो पावर के लिए ना ये लाइन आप याद रखिएगा, ये देखिए आपके सामने हम लिखे हैं ये लाइन। जब भी आपको एचसीएफ निकालना होगा, देखो क्या लिखा है, टेक ओनली कॉमन वेरिएबल एंड पिक द लोएस्ट पावर ऑफ ईच। और जब एलसीएम निकालेंगे तो उस समय आपको क्या करना है ना, कॉमन के साथ साथ बाकी जो बचा हुआ है सब वेरिएबल भी लिखना पड़ता है और हाईएस्ट पावर। ये आपको हम जब इसी को बताएंगे तब समझाते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। तो आपने क्या किया, इन दोनों में से आपने कॉमन फैक्टर को चुन के यहाँ पे लिख लिया। ओके, तो कॉमन फैक्टर 2 3 था। अब सब 2 का लिस्ट पावर बताइएगा, ठीक है। इसमें 2 का पावर कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो लिस्ट पावर कितना हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में देखिए 2 3 का पावर बताइए, तो 3 का पावर दोनों में 2 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। तो अब इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। ये समझ में आया, ये आपका एचसीएफ है। एलसीएम के लिए बात करते हैं, देखिए तो एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर पहले लिखिए। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसमें, इन दोनों में, तो क्या बोलेंगे 2 है 3 है 2 है 3 है। ओके, कॉमन को छोड़ के क्या क्या बचा वो बताइए, समझ में आ रहा है, कॉमन को छोड़ के क्या बचा, तो यहाँ पे 17 बच गया और यहाँ पे 73 बचा, इसे भी इंक्लूड करना पड़ता है एलसीएम में, समझ में आया आपको। और एचसीएफ में बस कॉमन फैक्टर से काम बन जाता है हमें। अब देखिए पावर भी तो है, तो अभी हम लोग वहां पे आपको थोड़ा देर पहले दिखाए थे, देखिए ये प्लेस मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला देखिए, टेक वेरिएबल प्रेजेंट इन एनी टर्म, ठीक है। वेरिएबल क्या मतलब, जो कॉमन है उसको दो बार तो नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है ना आपको, इसीलिए बोला गया। एंड पिक द हाईएस्ट पावर ऑफ इच, तो आप हाईएस्ट पावर लिखिए क्या क्या है, तो मुझे ये बताइए 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ 2 का पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 का पावर 2 लेंगे। सॉरी यहाँ क्यों कर रहे हैं, यहीं पे लिख देते हैं 2 का पावर 2। 3 का हाईएस्ट पावर का तो कोई सीन नहीं है, क्योंकि दोनों में देखिए 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, दोनों में 3 का हाईएस्ट पावर 2 ही है। 17 में 1 है पावर 73 में, तो यहाँ से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 73। जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 44676। ये यहाँ पे लिखा हुआ था, इसीलिए हम यहाँ से डायरेक्ट लिख दिए। तो देखिए आपका एलसीएम आ गया। तो इस तरह से आप जो है किसी भी दो नंबर का, दो क्या दो से ज्यादा भी हो फिर भी आप बना सकते हैं। टाइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए और फिर आप क्या कीजिए, उनके पावर को भी ठीक से लिख लीजिए और इस मेथड का यूज करके आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, वो जो पहला फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, एचसीएफ और एलसीएम होता है, उसी के रिगार्डिंग है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप देख लीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए दो नंबर है, जिसका आपका एचसीएफ गिवन है 23, ओके, और एलसीएम कितना गिवन है 1 इतना, और आपको बोला गया कि नंबर पहला नंबर जो है आपको 161 है, तो दूसरा नंबर निकालना है। आप इसमें क्या कीजिए, सिंपल फार्मूला यूज कीजिए और फार्मूला यूज करके बना लीजिए। तो यहाँ हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए ये पहले ये फार्मूला को हम लोगों ने लिखा, ओके, लिखने के बाद अब क्या किया, पहला नंबर क्या है वो भी लिखे, दूसरा उसका एचसीएफ कितना है वो लिखे, फिर एलसीएम कितना है वो भी लिखे, ठीक है। अब क्या किया, इस फार्मूला में इसे बैठा दिए। फार्मूला क्या था, देखिए फार्मूला आप लोग जानते हैं, ये है पहला नंबर फर्स्ट नंबर और ये है सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर आपको पता था, दूसरा नहीं पता था, तो दूसरे नंबर को हम लोगों ने बी मान लिया, यहाँ इस क्वेश्चन में बी मान लिया, आप कुछ भी मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। दोनों का एचसीएफ जो है 23 था, ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं, इसका एचसीएफ 23 था, इसको यहाँ पे लिख लिया, एलसीएम इतना था, इसे यहाँ पे लिख लिया। अब क्या कीजिए, यहाँ से 161 को यहाँ पे नीचे भेज दीजिए, समझ में आ रहा है कि, तो इस तरह से जब इसे सॉल्व किया गया, सॉल्व करके क्या वैल्यू आया इसका 20, इसका वैल्यू कितना आया 207, तो दूसरा नंबर कितना आया 207। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग जो है आगे और बढ़ते हैं और टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको समझना जरूरी है। अब ये जो दोनों टाइप के क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में, ओके। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ओके, विच डिवाइड 245 एंड 1037 एंड लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, है तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, लेकिन आप समझिए यहाँ पे माइनस क्यों करते हैं। तो एक नंबर है आपके पास, तो क्या बोलेंगे 245, ओके, दूसरा नंबर है आपके पास 1037। आपको ऐसा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड भी करे, समझ में आया? दोनों को डिवाइड भी करे, और वो डिवाइड करने वाला नंबर, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करे, डिवाइड करने के बाद दोनों केस में आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए,
दोनों केस में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए आप क्या कीजिए ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, अब रिमाइंडर आपको 5 चाहिए ही, ठीक है, तो 5 रिमाइंडर चाहने के लिए आप ऐसा कीजिए, और दोनों में सेम 5 चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि इसमें 3 चाहिए तो इसमें 2 चाहिए, दोनों में 5 चाहिए। आप ऐसा कीजिए तो 245 जो है, ऐसा करते हैं 245, इसमें से 5 माइनस करते हैं तो कितना आ गया 240, तो भी आपको समझ में आएगा 1037, इसमें से भी 5 माइनस कर लीजिए, जब इसमें से 5 माइनस करेंगे 1032, ये दो नंबर आए। देखिए 240 और 1032, इन दोनों का लार्जेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड करता है, देखिए मतलब इसको डिवाइड करने वाला है, मतलब दोनों का डिवाइजर निकालने बोला है। और कैसा डिवाइजर? लार्जेस्ट डिवाइजर। लार्जेस्ट डिवाइजर किसको बोलते थे, अभी आपको बताए थे, डिवाइजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ओके, तो लार्जेस्ट डिवाइजर का मतलब आपको क्या निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो बहुत सारा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा कंप्लीट। अब समझ में, जब ये दो नंबर है, मान लीजिए आपने एक इसका डिवाइजर निकाला, क्या बोलते हैं, डिवाइजर निकाला, और इसका भी डिवाइजर 32, जब इन दोनों का डिवाइजर निकालेंगे, अब आपको दोनों केस में रिमाइंडर यहाँ पे वो तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 0। लेकिन आपने क्या किया था ना, ओरिजिनल नंबर को चेंज कर लिया था। जैसे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, चलिए ऐसे आप नहीं समझेंगे, एक नंबर लेंगे तब आपको समझ में, मैं आपके लिए एक नंबर यहीं पे बनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि देख लीजिए, एक है 9 और एक है 5, ओके, आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, और फाइंड करना क्या है, दोनों कंडीशन में आपका रिमाइंडर कितना होगा, 1, ठीक है। तो आप क्या कीजिए ना, इन दोनों नंबर में से 9 में से 1 माइनस कीजिए, 5 में से 1 माइनस कीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, ये एक मेथड ये भी ऐसे यूज कीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, हो गया। अब तो कुछ कॉमन है नहीं। अब देखिए एचसीएफ के लिए ना, जब एचसीएफ लेते हैं ना, तो एचसीएफ में सिर्फ वो नंबर लेते हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। एलसीएम में इन सबको इंक्लूड किया जाता है ये सब, लेकिन एचसीएफ में नहीं किया जाता। एचसीएफ में वो नंबर यहाँ देखा जाता है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ऐसे भी आपको पता है इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, तो इन दोनों का एचसीएफ हमारे पास आएगा 4, एचसीएफ आएगा 4। देखिए हमारा काम बन गया, ये -1 यहाँ जो कर लिए थे ना, वो हमारे रिमाइंडर के लिए काम में यूज हो गया। कैसे? आपका ओरिजिनल नंबर क्या था 9, 9 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, और यहाँ देखिए रिमाइंडर 1 आ गया। दूसरा जो है आपका 5, 5 को भी 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 1 जा 4, तो यहाँ भी रिमाइंडर आपको 1 मिल, समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए यहाँ पे जितना रिमाइंडर हम लोग को चाहिए होता है, उसको हम लोग पहले ही क्या करते हैं ना, नंबर में से माइनस कर लेते हैं, और उसके बाद जो नंबर आता है उसका आप क्या कीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। क्या हो गया इसको, उसका आप क्या कर लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। और जब आप वो एचसीएफ आएगा ना, तो जब आप इस एचसीएफ को ओरिजिनल नंबर से डिवाइड करेंगे, तो आपको फाइनली दोनों केस में जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर था वो मिल जाएगा आपको। अब देखिए ये जो सोल्यूशन है आपके पास आपके बुक में, मैं इसको अब आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ दोनों केस में आपको रिमाइंडर 5 चाहिए था, तो आप सिंपल क्या कीजिए, ये नंबर जो है और ये नंबर दोनों में से पहले ही 5 माइनस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे वही किया, देख रहे हैं, यहाँ पे भी वही किया गया, ठीक है। तो जब इसमें से माइनस कर लिए, तो आपके पास जो नंबर बचा, उन दोनों नंबर का जब आप एचसीएफ निकाल लेंगे, तो देखिए इस दोनों का नंबर का उसने एचसीएफ निकाला, तो दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है 24। अब आप 24 से इस नंबर को डिवाइड कीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास 245 है, इसे 24 से डिवाइड कीजिए। तो इसे जब डिवाइड करेंगे, वन टाइम में डिवाइड कीजिए, ये कितना आएगा 24, तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या आएगा, ये 5। अब आप कीजिए, क्या करना है आपको, 24 का जो टेबल है इसको 0 टाइम्स पढ़िए, तो कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो देखिए रिमाइंडर आपको 5 मिला आपको रिमाइंडर 5, ठीक है। दूसरे वाले को देखिए 1037, इसे भी एक काम कीजिए 24 से डिवाइड कीजिए। तो इसे डिवाइड करते हैं, एक काम करते हैं, इसे हम लोग 4 टाइम्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 टाइम्स में जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 9, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 4 + 3 7 और ये 7, ठीक है। अब इसे एक काम कीजिए, 3 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 3 2, हाँ ठीक है 3 टाइम्स में दीजिए। तो देखिए 3 टाइम्स में देंगे, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 + 7 72, तो यहाँ भी देखिए रिमाइंडर आपके पास कितना है 5। तो सेटिस्फाई किया, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि माइनस क्यों करते हैं। माइनस इसलिए कर लेते हैं ताकि हमारा रिमाइंडर दोनों में 5 आ जाए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 को भी देखिए। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है एग्जाम्पल नंबर 10 के समानित है। बस पहले केस में आपका क्या था, दोनों में रिमाइंडर 5 सेम आना चाहिए था इस केस में। बस इस बार आपके पास चेंज क्या आ गया है कि इस बार जब आप वो जो एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, वो एचसीएफ जब
29 को 129 को डिवाइड करेगा तो आपको रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 545 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। बस यही है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो नंबर है ना, ये नंबर, इसमें से एक काम कीजिए ना, जो रिमाइंडर पूछा उसको पहले माइनस कर लीजिए, इसमें से 3 माइनस कर लीजिए, इसमें से 5 माइनस कर लीजिए, उसके बाद दोनों का एचसीएफ निकालिए और वहां से आपका जो आंसर आएगा वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए यहाँ पे वही किया गया है, पहले वाले नंबर में से 3 माइनस किया है और दूसरे वाले में से 5, अब दोनों का एचसीएफ निकाला है। दोनों का एचसीएफ निकालने से देखिए कितना आया, 18 आया। अब 18 से आप चाहे ना इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, पहले वाले में आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 3 और दूसरे वाले में मिल जाएगा 5। तो इसमें आपको अब ज्यादा टेंशन की बात है नहीं, आप इस तरह के क्वेश्चन को बना देंगे। लास्ट वाले को देखिए, तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ। देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, इन तीनों को डिवाइड करना चाहिए और देखिए रिमाइंडर 7, 11, 15 होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले नंबर में से 7 माइनस कर लीजिए, दूसरे नंबर में से 11 माइनस कर लीजिए, तीसरे नंबर में से 15 माइनस कर लीजिए और उसके बाद जो तीनों नंबर बनेगा, ये देखिए माइनस करके जो आया, जो तीनों नंबर बनेगा उन सब का क्या कर दीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए और आप एचसीएफ से इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपको पहले वाले में 7 रिमाइंडर मिल जाएगा, दूसरे में 11, तीसरे में 15। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। अब एक दो और क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि देखिए, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट। ओके, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है और आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल को लिया गया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। अब ये सब होने के बाद एग्जाम्पल नंबर 13 को पढ़िए और देखिए कि 13 नंबर आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। क्या बोला गया है, आपके पास 2 टैंक है। ओके, पहला टैंक और दूसरा टैंक का कैपेसिटी आपको दिया गया इतना लीटर इतना लीटर। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, मतलब एक और कंटेनर सोचना है, विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ इधर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखिए ना, इसका जो मेन प्रॉब्लम है, मैं आपको इसका क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊंगा, तब आप इसे आराम से बना पाएंगे। तो इसके लिए चलिए हम लोगों को डायग्राम का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ तो है नहीं, तो टैंक है शायद रेक्टेंगल शेप है, यस है। चलिए ये देख लीजिए, ये एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, क्या कलर आ गया है ये, और ये भी आ गया। दोनों को अलग अलग बना लीजिए, जरूरी तो एक थोड़ा बड़ा है ना, ये बड़ा बना लीजिए। मान लीजिए ये आपका है 504 लीटर का और दूसरे वाला जो है 735 लीटर का, और इसमें क्या भरा हुआ है, मिल्क, ये देखिए, ठीक है, मिल्क है दोनों में। तो ना एक और कंटेनर बनाना है, क्या बनाना है आपको, एक और कंटेनर बनाना है और वो कंटेनर आप इस तरह से बनाइए, छोटा कंटेनर बनेगा। चलिए ये रहा, मान लीजिए, ठीक है। ये कंटेनर का कंडीशन ये है कि जब आप इस कंटेनर का यूज करके इसमें से मिल्क को बाहर निकालना शुरू करेंगे, ठीक है, इसमें से मिल्क को आप बाहर निकालना शुरू करेंगे, तो कंडीशन ये है कि मान लीजिए ये 1 टाइम बाहर निकाले, 2 टाइम बाहर निकाले, 3 टाइम बाहर निकाले और अभी एग्जांपल के लिए मैं, जब आप 4 टाइम बाहर निकाले तो इसके अंदर का सारा मिल्क बाहर निकल गया, थोड़ा भी नहीं बचना चाहिए। ये है आपकी कंडीशन। और फिर इसी कंटेनर से आपको फिर इसके अंदर जो मिल्क है उसको भी बाहर करना है और बाहर करते समय आप देखिए 1 टाइम किए, 2 टाइम्स किए, 3 टाइम्स बाहर निकाले, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जब आप 6 टाइम इसको बाहर निकालेंगे, ये बोलने के लिए मैं आपको 6 टाइम बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें से भी वो पूरा का पूरा मिल्क बाहर निकल जाना चाहिए, समझ में। बेसिकली आपको एक ऐसा कंटेनर बनाना है जो इसके अंदर प्रेजेंट मिल्क को एग्जैक्टली मेजर कर सके। एग्जैक्टली मीन्स ना थोड़ा सा बचना चाहिए और ना ज्यादा होना चाहिए, मतलब बचना नहीं चाहिए इसमें थोड़ा भी, ये नहीं कि सब कुछ मेजर कर लिए और लास्ट वाले में देखेंगे तो बोलेंगे सर इतना ही मिल्क आया, नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट मेजर करना चाहिए, इसके भीतर का भी मिल्क का और इसके भीतर का मिल्क। सिंपल समझिए, 2 बकेट है आपके पास, दोनों में पानी है और आपको एक ऐसा बटन बनाना है जिसका यूज करके अगर आप इसमें से पानी निकालेंगे तो ये भी पूरा खाली हो जाना चाहिए और ये भी पूरा खाली हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, ये है आपका क्वेश्चन। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक ऐसा कंटेनर बताइए जो दोनों कंटेनर के कैपेसिटी को एग्जैक्टली मेजर कर पाए, तो इस टाइप के केस में आप ज्यादातर क्या कीजिएगा, एचसीएफ निकाल लीजिएगा इन दोनों का। जैसे ही आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ वाला जो वैल्यू आएगा वो क्या करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 लीटर का कंटेनर था और 4 लीटर का, तो आपने यहाँ पे 4 निकाला एचसीएफ। तो अगर आप 4 लीटर का अगर छोटा सा कंटेनर बनाएंगे तो इसको 2 टाइम्स में खाली कर देगा और इसको 1 टाइम्स में खाली कर देगा, समझ में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन अब जो है आपका इसका सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा जो क्यों इसने एचसीएफ निकाला। तो क्या क्या इसने, ये जो दोनों कैपेसिटी था, ठीक है, कहाँ था हम लोग, सॉरी माफ कीजिए, इन दोनों का आप एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालिए। अब देखिए ये जो एचसीएफ आया है ना, ये हाँ, इससे अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा ना, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। मतलब जब
ये 21 लीटर का कंटेनर से इसको खाली करना शुरू करेंगे तो ये, अच्छा चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलिए 504, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 21, डिवाइड कीजिए 21 से, 2 टाइम्स में डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 42, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 8, 4 टाइम्स में कीजिए तो ये हो जाएगा 84, ठीक है। तो 21 लीटर का अगर आप ये लेते हैं कंटेनर और उसमें से इसमें से आप निकालना शुरू करते हैं तो ये 1 टाइम निकालेंगे, 2 टाइम निकालेंगे, 3 टाइम निकालेंगे, ऐसे करते-करते जब आप 24 टाइम्स निकालेंगे तो ये पूरा खाली हो जाएगा। क्लियर? और ये बड़े वाले को भी देख लीजिए, क्या है आपके पास 735, इसे भी 21 से डिवाइड कर लीजिए। एक काम करते हैं 3 टाइम्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 और ये 6, यहाँ हो जाएगा आपके पास 105, 5 से ही डिवाइड कर लीजिए 105, ये 0। अब सेम इसी कंटेनर से इसके अंदर का जो मिल्क है, जब इसको बाहर निकालना शुरू करेंगे तो 1 टाइम निकालेंगे, 2 टाइम निकालेंगे, 3 टाइम निकालेंगे, ऐसे करते-करते जब आप 35 टाइम्स बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर का सारा मिल्क क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा भी नहीं बचेगा। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 जो था उसका एक्सप्लेनेशन, क्यों एचसीएफ निकालते हैं और किस टाइप के केस में आपको एचसीएफ निकालना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14 को भी समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 14 को पहले आप ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं बनेगा आप ट्राई कीजिए, बने या ना बने अलग बात है। तो उसके बाद जो है हम लोग इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सिनेरियो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लोग पढ़ लिए होंगे इस क्वेश्चन को, तो पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया होगा, आप लोग ट्राई किए होंगे, उम्मीद है मुझे। आइए जो है अब इसका एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट चलते हैं। बोला क्या गया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेट है, ओके, और आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके पास बर्फी से 420 अगर आप देखेंगे, ओके, सॉरी यहाँ देखिए, अब आप देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है, तो आप क्या बोलेंगे, 420 जो है काजू है, 150 जो है बादाम का बर्फी है, दो टाइप का बर्फी है आपको, और आपको इसमें अरेंज करना है। अरेंज करते समय इस बात का ध्यान देना है, चलिए मैं यहाँ से सेव ले लेता हूँ, सर ये रहा। तो ये देखिए, मान लीजिए ये हम सजाने का कोशिश कर रहे हैं इस तरह से, ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन का मीनिंग समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप सजाएंगे ना, तो कंडीशन ये है, कंडीशन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, यहाँ पे आप जितना काजू वाले बर्फी लेंगे, समझ में आ रहा है, तो काजू वाले बर्फी को आपको इस तरह से मान लीजिए इतना स्पेस में आपका ये खत्म हुआ, और हर लाइन में देखिए इसमें 1 2 3 4 5 है, समझ में आ रहा है? तो अगर इसमें 5 रखे ना एक लाइन में, तो 5 करके ही आपको रखना है। और दूसरा जो है 150 बादाम का, इसको भी मान लीजिए 5 एक दिखे, ये मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 अभी रखना है ये हमें पता नहीं है, अभी देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। अब इसमें 5 लिए है तो इसमें भी आपको क्या रखना पड़ेगा, 5 करके ही लेना पड़ेगा। आप देखते हैं ना दुकान में, जो एक बड़ा सा प्लेट होता है, उसी में इस तरह से अरेंज किया जाता है, पहले लाइन में अगर 10 रहता है, तो दूसरे लाइन में भी 10 रहता है, तीसरे में भी 10 रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेक बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं? तो आपको क्या करना है, ये आपके पास अब रहा ये प्लेट, ठीक है? इस प्लेट में आपको काजू वाले और ठीक है, इस प्लेट में अब आपको काजू का बर्फी एंड बादाम वाले बर्फी को लाइन से रखना है। कैसे रखना है? जब काजू वाले रखेंगे तो काजू वाले को पहले खत्म कर लीजिएगा, फिर बादाम वाले रखेंगे तो बादाम वाले को खत्म कीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको क्या बोले? जैसे मान लीजिए ये देख काजू का लाइन है, ये काजू का लाइन है, ये काजू का लाइन है, ये काजू का लाइन है, ऐसे, ठीक है? और ये मान लीजिए दूसरा हम ले लेते हैं, ये बादाम का लाइन है, ठीक है? तो कंडीशन ये है, आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन को समझ जाइए, सॉल्यूशन तो आपके पास गिवन है कि इस लाइन में अगर ये 4 है तो ये देखिए 4-4 करके सब में है, समझ में आ रहा है? और अगर बादाम वाले को देखेंगे तो ये भी 4-4 करके सब में है और इस तरह से ये कंप्लीट खत्म होना चाहिए। तो आपको यही पूछा गया है कि हम लोगों को ये कितना लाइन में, मतलब एक लाइन में कितना करके रखेंगे ताकि ये पूरा प्लेट में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, आप एक बात समझिए, आपको यहाँ पे करना क्या है ना, 420 है और 150 है, समझे मेरा बात? ऐसा नंबर खोजिए ना जो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए एक नंबर ले लेते हैं, एक ले लिए 12 और एक ले लिए 8। देखिए इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन है? इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन है? तो यहाँ से बोलेंगे 4 जो है इन दोनों को डिवाइड कर, तो अब यही मान लीजिए यही है अपने पास, क्या है, काजू वाला है और ये जो है बादाम वाला है। तो देखिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मान लीजिए 1
2 3 4, ठीक है, ऐसे करके आप रखेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्या हो गया? चलिए देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे बनाते हैं। ये 4 हो गया, तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4, तो ये पहला हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखिए इस तरह से जो है आपने ये 12 को यहाँ पे रख दिया। अब ये जो 8 वाला है, 8 वाले को रखेंगे, तो ये भी देखिए 4 4 करके ही रखेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ में आ रहा है? तो देखिए ये हमारा 4 4 करके यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे ना, तो आपको मिनिमम एरिया लगेगा, समझ में आया कि नहीं? इस पूरे बर्फी को यहाँ रखने में मिनिमम एरिया लगेगा। सेम यही काम यहाँ पे आपको करना है इस क्वेश्चन में। बस इसमें आपका बड़ा नंबर था, तो वो समझाना आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे छोटा नंबर है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास डायग्राम बन के भी रेडी हो गया। तो मुझे उम्मीद है अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या है क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, कितने लाइनें होंगे वो भी देख लेंगे। तो देखिए लाइन कितना होगा, यहाँ से ये भी समझा देते हैं, क्योंकि ये समझाएंगे। तो जब 4 से आप एचसीएफ 4 आया, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 12 से, तो कितना आएगा? 3 लाइन। तो देखिए इसका 3 लाइन ही है, 1 2 3, देख रहे हैं? 3 लाइन। 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे मतलब एचसीएफ से, तो इसका कितना लाइन आएगा? 2, समझ में आ रहा है? तो टोटल लाइन हम आपसे पूछेंगे कितना है, तो यहाँ तो आपको दिख रहा था, इसीलिए काउंट करके बोल दिए। यहाँ तो नंबर थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ तो आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, पहले वाले नंबर को एचसीएफ से डिवाइड कीजिएगा, दूसरे को भी डिवाइड कीजिएगा, ये आपको लाइन्स बता देंगे, दोनों लाइन को ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा। सीबीएसई में इस बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसमें लाइन के बारे में पूछा गया था, कितने लाइन्स का जरूरत पड़ेगा। तो अब मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या क्वेश्चन बोलना चाहता है एग्जैक्टली। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन तो फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अब क्या कीजिए, इन दोनों नंबर का क्या कर लीजिए, आप एचसीएफ निकालिए। तो इन दोनों नंबर का देखिए एचसीएफ निकाला है। अब ये आप जानते हैं किस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है, तो ये आया 30, समझ में आपको? तो मतलब आप क्या करेंगे, मैं आपको जस्ट समझाता हूँ। ये काजू वाला जो है ना, ऐसे करके मान लीजिए 2-3 बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ऐसे 30-30 करके आप सजाए होंगे स्टेक में, ठीक है? कितना लाइन है हमको नहीं पता, ठीक है? फिर उसके बाद 150 जो है, 150 वाला, उसको भी आप सेम ऐसे 30-30 करके ही सजाए होंगे, जैसे 30-30 करके। अब एग्जैक्टली तो हम यहाँ पे डायग्राम बना नहीं पाए, तो कितना लाइन है आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, इसीलिए सबसे अच्छा कीजिए, ये जो 420 है, इसको जो एचसीएफ आया 30 उससे डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना है 14। मतलब ये जब काजू वाले बर्फी का बात करेंगे, तो ऐसा लाइन बनाने में आपको 30-30 का कितना लाइन लगेगा? 14 लाइन लगेगा, ओके। और 150 बादाम है, तो इसको भी 30 से डिवाइड कीजिए, तो कितना लगेगा? 5। जैसे यहाँ पे 30-30 करके अगर रखेंगे, तो एक में 30, दूसरे में 60, 90, फिर 120 और ऐसे 150 आता है, समझ में आया? तो ये हमारा कितना लाइन का जरूरत पड़ेगा? 90 लाइन का जरूरत पड़ेगा। और ऐसे जब भी अरेंज करते हैं ना, तो मिनिमम एरिया ही लेता है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो ये जो एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम है, जो भी आपको यहाँ पे समझाया गया है, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। मैं चाहता हूँ आपके साथ ना एक और टाइप के जो क्वेश्चन है उसको भी क्लियर कर देता हूँ। उस टाइप के क्वेश्चन को भी पूछा जाता है, तो इसके लिए हमें डायग्राम का जरूरत है। तो देख लीजिए, 2 केस है, दोनों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ये मान लीजिए 2 और ये 3, हो गया। अब हम एक काम करते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है? देखिए, मैं एलसीएम एचसीएफ को एक बार में समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास ये 3 रोड है ये, ठीक है? इन तीनों का लेंथ मेजर करना। अब आपको एक ऐसा स्केल बनाना है, ठीक है? एक ऐसा स्केल बनाना है, ठीक है? उस स्केल का लेंथ कितना होगा? वो लेंथ इस तरह से होना चाहिए कि जब आप इस स्केल से इसको मेजर करेंगे, तो ये पूरा कंप्लीटली क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए। इसी स्केल से जब इसको मेजर करेंगे, तो ये भी कंप्लीट क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए। या इसी स्केल से जब इसको मेजर करेंगे, तो ये भी क्या है? कंप्लीट मेजर हो जाना चाहिए, थोड़ा भी नहीं बचना चाहिए। तो ऐसे केसेस में आप क्या कीजिएगा, मतलब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो ऐसे केसेस में हमेशा आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा, ओके। और देखिए, अब आपके पास मान लीजिए कंडीशन में चेंज कर रहा हूँ, ये 3 अलग-अलग टाइप का आपके पास स्केल है, ओके। इसका लेंथ कुछ और है, इसका लेंथ कुछ और है और इसका लेंथ कुछ और है। अब आपको सेम उसका उल्टा क्वेश्चन ही आप समझिए। अब आपको एक ऐसा रोड बनाना है, समझ में? ऐसा रोड बनाना है ताकि जब आप स्केल 1 से जब इसको मेजर करेंगे, तो ये कंप्लीट मेजर होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको? जब स्केल 2 से मेजर करेंगे, स्केल 2 से, तो ये भी क्या होना चाहिए? कंप्लीट मेजर होना चाहिए। देखिए स्केल 2 से मेजर किए, कंप्लीट मेजर होगा। जब स्केल 3 से मेजर करेंगे, तो ये भी कंप्लीट मेजर होना चाहिए। तो देखिए स्केल 3 से मेजर करेंगे तो भी कंप्लीट होगा। इस केस में आपको एक ऐसा बड़ा नंबर चाहिए होता है, इस केस में आपको एक ऐसा बड़ा नंबर चाहिए होता है, जो इन तीनों नंबर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो इस केस में आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है? तो क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आया होगा। और आपको समझ में आता है, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोगों ने एलसीएम तक कवर किया। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें जो बाकी के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि ये रेशनल नंबर के बारे में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारे टाइप के जो कॉन्सेप्ट है, इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है, रूट 2 को इरेशनल इरेशनल प्रूव करना, क्योंकि ये सेकंड वाले पार्ट को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। ये तो आपको पता ही है, कॉमन है इस टाइप के क्वेश्चन, हर एवरी ईयर ये बोर्ड में इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो ये जो है हम सेकंड पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, और सेकंड पार्ट में हम लोग रेशनल नंबर से शुरू करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।